हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ उर्सुला के ले गुइन के द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस, इस साइफाई नॉवेल के बारे में। द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस उर्सुला के ले गुइन के हाइनिश यूनिवर्स या हाइनिश साइकिल सीरीज़ का पार्ट है। और मैं किसी भी हाइनिश साइकिल के बुक को क्रोनोलॉजिकली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर मी ये सभी बुक्स एज अ स्टैंड अलोन स्टोरीज काम करते हैं। ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर यूनिवर्स, आप इन्हें विदाउट कोई भी प्रिकर्सर बुक पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं और कहीं से भी हाइनिश साइकिल को पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या है यह हाइनिश साइकिल? तो हाइनिश साइकिल एक डिस्टेंट फ्यूचर है जहाँ पे गैलेक्सी के एक पार्ट को हाइन लोग यानी कि हाइन प्लैनेट के हाइनिश लोग कॉलोनाइज करते हैं। इसी तरह से वो अर्थ को भी कॉलोनाइज करते हैं। हाइनिश यूनिवर्स में, हाइनिश साइकिल में ह्यूमंस का ओरिजिन अर्थ पे नहीं होता, तो वो हाइनिश पीपल के डिसेंडेंट है। और जितने भी कॉलोनीज़ है ये हाइनिश लोगों की, वो लॉन्ग लॉस्ट कॉलोनीज़ है। और अभी वो यूनिवर्स में बहुत या गैलेक्सी में बहुत अलग अलग प्लैनेट्स पे डिस्पर्स हो चुकी है। तो ये हाइनिश लोग जो है या कुछ कॉलोनीज जो है वो मिल के साथ में आके एक इक्यूमेन नाम की यूनाइटेड नेशंस टाइप गैलेक्टिक फेडरेशन तैयार करते हैं। और इस पूरी फेडरेशन का काम होता है कि जितने भी हाइनिश डिसेंडेंट है अलग अलग प्लैनेट्स पे बिखरे हुए, उनको इस सिंगल फ्लैग के अंडर लाना और उन सभी को आगे बढ़ने में और ग्लोबल पीस हासिल करने में मदद करना। तो यही है हाइनिश यूनिवर्स। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हर बुक में, हर स्टोरी में अलग अलग थॉट एक्सपेरिमेंट्स उर्सुला के ले गुइन यूज़ करती है। इस बुक में भी कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स या एंथ्रोपोलॉजिकल चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है। तो द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की तरह है बुक का स्ट्रक्चर, इसलिए मैं इसको एक स्ट्रक्चर वाइज मैनर में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात करते हैं। द होल स्टोरी ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस टेक्स प्लेस ऑन द प्लैनेट कॉल्ड गीथन, जिसे विंटर भी कहा जाता है। इसको विंटर इसलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा प्लैनेट है वो ऑल टाइम फ्रॉस्ट में कवर रहता है और यहाँ के टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है। और यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स के लोगों का सर्वाइव कर पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो एम्बीसेक्सुअल है, वो जेंडरलेस है बेसिकली, उनमें मेल्स फीमेल्स नहीं है। तो ये जो लोग हैं गेथेनियंस जो है केमर नाम के एक पीरियड में जाते हैं। यहाँ पे जो लूनर साइकिल जो है वो 24 दिनों की है और इन 24 दिनों में वो लोग एम्बीसेक्सुअल रहते हैं। तो उनके फीचर्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों के रहते हैं। और जब वो केमर में जाते हैं, केमर 1 या 2 दिन का पीरियड रहता है जिसमें उनकी बॉडी मेल या फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करती है और उस टाइम पे ही वो कॉपुलेट कर सकते हैं। ये उनकी फिजियोलॉजी है। और ये फिजियोलॉजी जो है वो उनकी सोसाइटी का एज एन आउटसाइडर हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और ये जो प्लैनेट है वो 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, 2 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है ऑर्गोरिन और दूसरा है कारहाइड। ये जो दोनों भी फैक्शंस या दोनों रीजन्स जो है ये एक सिंगल एंटिटी के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिनोक वैली करके एक रीजन है दोनों के बीच में, इसको कारहाइड के लोगों ने ऑक्यूपाई किया है। वो क्लेम कर रहे हैं कि वो उनका रीजन है और ऑर्गोरिन के लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लोग अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये ऑर्गोरिन का रीजन है। तो ये डिस्प्यूट इस प्लैनेट पे और इन 2 फैक्शंस में चल रहा है। और बाकी का जो प्लैनेट है वो बहुत ही फेटल एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो विंटर है वहाँ पे इवन गेथेनियंस भी ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर्स, गेनली AI या गेनली आई नाम का हमारा कैरेक्टर है जो प्लैनेट टेरा से है। और गेनली को एज एन एनवॉय या अनवॉय की तरह गेथन पे भेजा गया है, क्योंकि जो इकुमन है वो गेथेन प्लैनेट को उस फेडरेशन में शामिल करना चाहती है। गेनली का काम है यहाँ पे इन दोनों भी फैक्शंस को एक साथ लाना और उनको प्रपोज करना कि आप हमारे फेडरेशन में आओ, आप भी हाइनिश पीपल के डिसेंडेंट हो। तो इसीलिए गेनली यहाँ पे जाता है, पर एज एन एनवॉय वो आउटसाइडर फील करता है, क्योंकि यह जो भी सोसाइटल स्ट्रक्चर है या जो भी रिलेशंस है इन सब लोगों की एक दूसरे के साथ और इन 2 फैक्शंस की, वो गेनली समझ नहीं पाता, क्योंकि वो एज अ मेल ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से ही इस सोसाइटी को डिकोड कर रहा है। और उसके लिए ये सब बहुत ही एलियन चीज़ें हैं। जो गेथेनियन लोग हैं उनके लिए जेंडर वाला इंसान जो सिर्फ मेल है, जो जेंडरलेस नहीं है, उनके लिए वो बहुत ही डिस्कसिंग चीज़ है। साथ ही में गेनली जो है या टेरेंस जो है वो टेलीपैथ्स रहते हैं, पर यहाँ के जो लोग हैं गेथेनियंस वो टेलीपैथिक नहीं है। मतलब हर हाइनिश लोगों में, हाइनिश डिसेंडेंट में टेलीपैथी की कैपेसिटी है, पर यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक वो टेलीपैथिक
कैपेबिलिटी जो है वो खुद की जगह ही नहीं है। यहाँ के जो दो फैक्शंस है वहाँ पे दो अलग अलग रिलीजन है। एक जो है कारहाइड में हैंडारा करके रिलीजन है, वहाँ की उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस लोग फॉलो करते हैं। वो बेसिकली एक ईस्टर्न या ओरिएंटल रिलीजन है जो बुद्धिज़्म, दाओइज्म इसके या जैन बुद्धिज़्म के ऊपर बेस्ड है। जो ओर्गोरेन है वहाँ पे एक मोनोथीइस्टिक रिलीजन है जो अब्राहमिक रिलीजन्स को फॉलो करता है। तो इस पूरी स्टोरी में गेनली का काम यही है, इन पूरे गेथेनियंस को एक साथ लाना और इनको एक्यूमन फेडरेशन में, इस गैलेक्टिक यूनाइटेड नेशंस में उनको इंस्टिल करना। तो अब स्टोरी के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। उर्सुला के लग्विन को, वो खुद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, उनके पेरेंट्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल राइटिंग की फ्लेयर जो है वो उनकी सभी राइटिंग्स में दिखती है। दिस बुक इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। इसको भी उसी फॉर्मेट में लिखा गया है। गेनली एक स्टोरी वाइज मैनर में इस बुक को लिखता है। तो इसमें वो अपनी खुद की जो नोट्स है, जर्नल्स है और खुद के जो एक्सपीरियंस है इस प्लैनेट के, उसको इस्तेमाल करता है उसके नरेशन में। सेकेंड जो नरेटर है या सेकेंड जो पर्सपेक्टिव है वो है ईस्ट रेवन का। ईस्ट रेवन जो है वो कारहाइड पे एक प्राइम मिनिस्टर है और उसकी जो नोट्स है, उसकी जो डायरी है, वो उसको यूज़ करके गेनली उसके पर्सपेक्टिव से ये पूरी स्टोरी लिखता है। और थर्ड जो पर्सपेक्टिव है, थर्ड जो नरेटर है वो है गेथेन के ऊपर जो भी पहले के अनवॉइस जो भेजे थे, उन्होंने जो प्राइमरी फाइंडिंग्स जो लिखी थी अपने जर्नल्स में, तो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करके गेनली यहाँ के गेथन के रिलीजन, सोसाइटी, इनके बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करता है। तो ये तीनों भी नैरेटिव स्ट्रक्चर जो है या नैरेटिव स्टाइल जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। अभी हम इसके थीम्स के बारे में बात करते हैं। द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस इज थीमेटिकली पैक्ड साइफाई नॉवेल और इसमें काफ़ी थीम्स है, बट इसका मेन फोकस जो है, मेन थीम जो है वो यही है कि ये स्पेकुलेशन कि अगर किसी सोसाइटी में जेंडर का बैरियर ना हो या वहाँ पे मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी का सेपरेशन ना हो तो क्या हो सकता है। तो गीथन जो है वहाँ पे यस लैंड डिस्प्यूट है वहाँ पे दो फैक्शंस में, और दो फैक्शंस है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जा रहा है, हैंडारा और मिशीज कल्ट। बट वहाँ पे वॉर, वायलेंस, रेप, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो रहे। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है वो सभी खुद के मन से होती है, क्योंकि जब दो लोग केमर में जाते हैं इस प्लैनेट पे तब हर एक व्यक्ति एक कैपेसिटी रखता है मेल बनने की और हर एक व्यक्ति कैपेसिटी रखता है फीमेल बनने की। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है इस केमर साइकिल में, और इसकी वजह से क्या होता है कि आप किसी को मतलब कि सेक्सुअलिटी बहुत ही अलग चीज़ है। जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेक्स को और सेक्सुअलिटी को डिपिक्ट किया गया है, और बहुत ही बढ़िया थॉट एक्सपेरिमेंट है ये, क्योंकि गेनली पहले तो यहाँ पे वो मिक्स नहीं हो पाता इन लोगों में एज एन आउटसाइडर, बट जब ईस्ट रेवन के साथ वो इंटरेक्ट करता है तो एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप वो डेवलप करता है, बिल्ड करता है, विच इज़ बियॉन्ड एनी कार्नल प्लेजर और कार्नल कनेक्शंस। और वो प्लेटोनिक कनेक्शंस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें इस बुक को पढ़ने के बाद पता चलता है। सच में बहुत ही ब्यूटीफुली इस पूरे कंसेप्ट को उर्सुला के लग्विन ने एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट चीज़ जो है तो एज़ यूजुअल उर्सुला के लग्विन ने फिर से दाओइज़म, बुद्धिज़्म और ज़ेन बुद्धिज़्म, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। बेसिकली बुक का नाम जो है द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस, तो आपको दाओ का सिंबल याद है, तो वो दाओ के सिंबल से ही इसको इंस्पायर होके उर्सुला के लग्विन ने इसका नाम लिखा है। बुक का मेन मैसेज यही है कि क्या हम एक पीसफुल सोसाइटी की तरह बढ़ सकते हैं क्या। तो इस बुक में जितने भी थीम्स है वो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे ये बुक लिखी गई थी उस टाइम पे वियतनाम वॉर चल रहा था। वियतनाम वॉर के अगेंस्ट बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे थे अमेरिका में, साथ ही में कोल्ड वॉर अपने चरम पे था, स्पेस रेस चल रही थी और बहुत सी रेस या एथनिसिटी रिलेटेड चीज़ें उस टाइम पे अमेरिका में हो रही थी। और इसीलिए इस पूरे अपहीवल में अगर हम सब लोग अपने एथनिकल, रिलीजियस और जेंडर के डिफरेंसेस को साइड में रख के अगर एक साथ आएंगे तो दुनिया कितनी सुंदर और हमारी ह्यूमैनिटी कितनी आगे जा सकती है, हमारी रेस कितनी आगे जा सकती है और प्लैनेट के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं,
ये पूरा आइडिया इस बुक में बताया है। एज एन पैसिफिस्ट आई लव द लेफ्ट हैंड ऑफ डार्कनेस। हाँ, स्टार्टिंग में ये बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट है या थोड़ी बोरिंग है पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में किस चीज़ का मतलब क्या है। पर धीरे धीरे जो लोर है इस पूरे वर्ल्ड की वो ड्रिप करती है उर्सुला के लग्विन अलग अलग पेजेस पे, और जब पूरा पिक्चर सामने आता है ये सोसाइटी किस तरीके से काम करती है, तो वो जो फीलिंग है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, इस बुक को ज़रूर पढ़िए। मिलूँगा आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।